वेलकम डियर रॉकेट्स। आज मैं आपको एक मजेदार मूवी समझाने जा रहा हूँ जिसका नाम है चाइल्डहुड सैंड। मूवी की शुरुआत होती है साल 2016 में। न्यूयॉर्क शहर में एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो कि खुद चल नहीं सकता, इसलिए व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। लड़के का नाम मिलो है और वो बैठा हुआ स्पेसशिप्स की ड्राइंग बना रहा है। उसी समय एक छोटा सा एयरप्लेन रिकी नाम के आदमी के खेत के ऊपर से गुजर रहा होता है। थोड़ी देर तक तो वो प्लेन हवा में घूमता है, लेकिन अचानक खेत के बीच में उतर जाता है। अब दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों का एक दूसरे से संपर्क टूट चुका है। शहर के बीचों बीच एक एयरप्लेन आराम से नीचे आता है और वहीं लैंड कर जाता है। दुनिया के बड़े बड़े शहरों के ऊपर कोई यान उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा डर गए हैं। टीवी पर दिखाया जा रहा है कि पूरी दुनिया की सेना को चौकन्ना रहने को बोला गया है, जिसकी वजह से लोग और भी ज्यादा डर गए हैं। समाचार सुनाने वाले का मानना है कि पृथ्वी के ऊपर एलियंस हमला करने वाले हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इंसानों से संपर्क करने की कोशिश नहीं की है। अचानक ही सभी इंसानों को जिनसे वो प्यार करते थे, जो उनके बहुत करीब थे, वो दिखने लगते हैं, लेकिन अब वो मर चुके हैं। और वो सभी लोग जो मर चुके हैं वो अपने नाम को कोरेला बताते हैं। उनमें से एक बोलता है कि हम लोगों का यहाँ आने का एक ही मकसद है कि हम इंसानों की मदद कर सकें। हम चाहते हैं कि इंसान लड़ाई झगड़े और फालतू की चीजें भूल जाए, और ऐसा करने के लिए हम बहुत दूर से आए हैं। अब तुम इंसानों की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। ये सुनकर खबर सुनाने वाली वेनराइट स्पेस से आए इस नए आदमी का नाम देती है ओवरलॉर्ड्स। पूरी दुनिया में बदलाव आने शुरू हो गए हैं और सभी जंग खत्म होने लगी है। एक दिन रिकी के पास उसकी गर्लफ्रेंड एली आती है। वो बोलती है, मैंने अपने मर चुके पापा को देखा। ये बात सुनकर रिकी भी बताता है कि उसने भी अपनी मर चुकी पत्नी एनाबेल को देखा था। सरकार के पास ऑर्डर्स भेजे जा रहे हैं कि उनको जल्दी कांगो, सूडान और कोरिया में चल रही जंग को पूरी तरह से रोकना होगा। इस सब के दौरान रिकी एक मीटिंग में जाता है और सभी को बोलता है, अगर एलियंस पृथ्वी पर कब्जा कर भी रहे हैं तो ऐसा होना भी हम इंसान के लिए बहुत अच्छा ही साबित हो रहा है। अब शाम के समय दिखाते हैं, रिकी के घर में बिजली से चलने वाली सभी चीजें खुद ही चालू हो जाती हैं। उसका पूरा घर बुरी तरह से हिलने लगता है और अचानक ही पूरा घर हिस्सों में टूटकर हवा में उड़ रहा होता है। इस सब के दौरान बाहर से एक तेज रोशनी भी आती है। रिकी बाहर जाता है और देखता है कि कोई उड़ने वाली एलियन चीज वहाँ पर घूम रही है। वो बोलता है, तुम मेरे घर को पहला जैसा कर दो। पूरा घर फिर उसी टाइम ठीक हो जाता है। तभी इस एलियन चीज का दरवाजा खुलता है, जिसका मतलब यह है कि वो रिकी को अपने साथ ले जाना चाहता है। अब उस पूरी जगह पर फौज को तैनात कर दिया गया है, जहाँ स्पेसशिप हवा में तैर रही होती है, लेकिन बहुत सारे बीमार और अपंग इंसान वहाँ आने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब रिकी को दिखाया जाता है, जो कि 4 सीजन नाम के एक होटल में है। इसी होटल में उसने और एनाबेल ने अपना हनीमून मनाया था। तभी उस स्पेसशिप के लीडर की आवाज आती है, जिसका नाम कैरलन है। वो कहता है, तुम इंसान लगभग ये पता लगाने वाले थे कि तुम लोग अपने सूर्यमंडल से आगे कैसे जा सकते हो, लेकिन इतनी दूर किसी स्टार तक जाना इंसानों के लिए नहीं बना है। एलियंस चाहते हैं कि इंसान और ओवरलॉर्ड्स मिलकर एक साथ रहना शुरू कर दें, और ऐसा करने में रिकी काफी मददगार साबित हो सकता है। कैरलन आगे बताता है, वो अपना चेहरा दिखा नहीं सकता क्योंकि इंसान अभी उसका चेहरा देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसके बाद कैरलन रिकी को कोई चीज देता है। अपॉल नाम के खुफिया ऑफिसर को रिकी के गायब होने के बारे में पता चल जाता है और वो जल्दी से रिकी के घर पहुंच जाता है। वहाँ पहले मीडिया वाले आ चुके होते हैं और एली सभी को बताती है कि रिकी के साथ रात में क्या हुआ था। थोड़ी देर में एलियंस का कैप्सूल वहाँ पर आता है और सभी लोग रिकी को कैप्सूल से निकलते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ स्पेसशिप के नीचे खड़े आम लोग फौजी की घेराबंदी को तोड़कर आगे जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं एक औरत अपने रोते हुए बच्चे को पकड़कर खड़ी है। अपॉल को दिखाया जाता है, जो कि रिकी से वो चीज मांगता है जो रिकी को उस कैरलन ने दी थी, लेकिन जैसे ही रिकी वो एलियन चीज पॉल को पकड़ाता है, वो चीज बंद हो जाती है। अब औरत की गोद में रोता हुआ बच्चा शांत हो जाता है और उसके चेहरे पर बने लाल धब्बे भी अचानक गायब हो जाते हैं। दुनिया भर के बीमार लोग अचानक से ठीक होते जाते हैं। अब रिकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है, जहां वो सभी के सामने कैरलन की बात रखता है कि पृथ्वी और यहाँ के लोगों की हालत बदलने के लिए नियमों में बदलाव लाया जाएगा। जब उससे पूछा जाता है कि एलियन शिप अंदर से कैसे दिखती है, तो इसके जवाब में रिकी मजाक करते हुए बोलता है, शिप तो अंदर से बिल्कुल 4 सीजन होटल की तरह दिखती है। एली ये बात सुन लेती है और जब रिकी घर वापस आता है, वो बोलती है, मुझे समझ आता है कि एनाबेल तुमसे मिलने आई होगी, लेकिन रिकी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम टेंशन मत लो। इस सब के दौरान वेनराइट को यही लग रहा होता है कि ये एलियंस का हमला ही है और वो दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। उसके मुताबिक एलियंस ने एक और बार इंसानों के सामने आने से मना कर दिया है और लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी। हालांकि लोग एक दूसरे के दर्द को समझने में लगे हुए हैं और इस चीज को फैलने के लिए एलियंस ने सऊदी अरेबिया के तेल वाले कुओं को बंद कर दिया है। अब पता लगता है कि वेनराइट एक ग्रुप बना रहा है ताकि वो एलियंस को पृथ्वी से भगा सके। अब रिकी सभी को बता रहा होता है कि कैसे दुनिया में अब शांति आ गई है, क्योंकि 1000 लड़ाकू नाव जंग के खत्म होने की वजह से खाली हो चुकी हैं और उन नाव के जरिए उन लोगों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा सकती हैं जिन लोगों को उसकी जरूरत है। रिकी अरब के लोगों से बोलता है कि आप लोग तेल पाइप की मदद से अफ्रीका में पानी पहुंचा दो, लेकिन अरब के लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं। इसके बाद रिकी वहां बैठे सभी लोगों के लिए पीने की चीजें मंगवाता है और तब पता लगता है कि सभी ग्लासेस तेल से भरे हुए हैं, इसीलिए अरब के लोगों को रिकी की बात माननी ही पड़ती है। अब 6 महीने गुजर चुके हैं और हिटलर की फौज दिखाई जाती है। बताया जाता है कि जब शुरू में हिटलर की फौज आई थी, तब सभी लोग बहुत डरे हुए थे।
लेकिन वो लोग ही दुनिया में संतुलन के साथ शांति बनाते हैं। अब मिलो की माँ को दिखाया जाता है जो अपने बेटे पर गर्व कर रही है। मिलो ने ओवरलॉर्ड्स के ऊपर एक निबंध भी लिखा है और इसकी वजह से मिलो को स्कॉलरशिप भी मिली है। आजादी पाने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी कैरोलिन का मानना है कि जल्द ही दुनिया से गुस्सा करने वाले लोगों की भीड़ भी कम होती जाएगी। एक और बार वो रिकी के सामने आने से मना कर देता है। अब एक दिन मिलो देखता है कि उसकी माँ किसी आदमी से ड्रग्स वगैरह ले रही है। ड्रग्स देने वाला आदमी एक औरत की भी पिटाई कर रहा होता है। ये सब देखकर मिलो बीच में बोल पड़ता है और वो ड्रग्स वाला आदमी मिलो को गोली मार देता है। मिलो की माँ रोते हुए अपने बेटे को गले लगा रही होती है और बहुत ज्यादा रोती है। अचानक ही ऊपर से रोशनी आती है और ड्रग्स डीलर को मारकर कहीं फेंक देती है। अब वही रोशनी मिलो की तरफ आती है और जल्द ही मिलो वापस से जिंदा हो जाता है। वो वापस जिंदा होने के साथ साथ अब अपने पैरों पर भी खड़ा हो जाता है। अब वेन राइट को दिखाया जाता है जो कि टीवी पर मिलो से जुड़ी बातें बता रहा है। मैं मानता हूँ कि वो ड्रग डीलर एक अपराधी था, लेकिन उसको बिना कोर्ट में लाए ही मार दिया गया। ऐसा करना मेरे हिसाब से बहुत गलत था। उसके बाद ग्रीटा नाम की लड़की भी इस बातचीत का हिस्सा बन जाती है। उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली क्योंकि दुनिया से भगवान और उनसे जुड़ी चीजें खत्म होती जाती है। फ्रीडम लीग के लोगों ने रिकी को बंदी बना लिया है, इसीलिए एली मदद करने के लिए पहुंच जाती है। रिकी को वेन राइट के पास लाया जाता है जो रिकी से बोलता है, तुम एलियंस का साथ देने की जगह मेरा साथ दो। ये सारी बातचीत पूरी दुनिया में सुनाई जा रही होती है और इस बारे में वेन राइट को कुछ भी नहीं पता। वेन राइट बोलता है, मैं इंसानों को दुनिया तबाह करते हुए देख सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि बाहर के आए एलियंस हमारी धरती को चलाए, चाहे वो दुनिया के लिए कितना भी अच्छा कर रहे हो। रिकी उसका साथ देने से मना कर देता है, जिसकी वजह से वेन राइट उसको गोली मारने का ऑर्डर देता है। अचानक ही टाइम रुक जाता है और रिकी के सामने एक दरवाजा आ जाता है, जिसके दूसरी तरफ एनाबेल उसका इंतजार कर रही होती है। अब रिकी बाहर आता है और अपने ही घर से थोड़ी दूरी पर होता है। सुबह के समय दिखाते हैं तो एली रिकी की जेब में एक छोटा सा कैमरा डाल देती है ताकि वो कैरोलिन का चेहरा देख सके। अब कैरोलिन के पास जाकर रिकी बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना चेहरा दुनिया को दिखाओ, क्योंकि पूरी दुनिया की सभी प्रॉब्लम्स का हल तो हो चुका है और सभी लोग समझौते के साथ रहने लगे हैं। लेकिन फिर भी वो एलियन अपना चेहरा दिखाने से मना कर देता है और बताता है, मैंने पहले ही देखा है कि इंसान मुझे देखकर कैसा महसूस करने वाले हैं। ये बात सुनते ही रिकी अपना कैमरा ग्लास के पास लेके जाता है और एक पिक्चर ले लेता है। अब घर पहुंचकर वो ये पिक्चर एली को दिखाता है। कैरोलिन बिल्कुल सही बोल रहा था, इंसान अभी उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। अब रिकी अपने घुटनों पर बैठकर एली को प्रपोज करता है। अब ग्रीटा दिखाई जाती है जो कि अभी भी चर्च में आने वाले लोगों को दिलासा देती है और बोलती है कि आप लोगों को भगवान पर विश्वास रखना होगा। अभी ये खबर भी आती है कि वेन राइट ने अपने ऑफिस में लटक कर जान दे दी है। अब मिलो अपने किसी दोस्त कैनी से मिलने आया हुआ है। वो बोलता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इस सब की वजह से विज्ञान खत्म होता जा रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं तो अपने बनाए किसी यान से एलियंस के किसी प्लेनेट पर जाना चाहता हूँ। अगला सीन 15 साल बाद का दिखाया जाता है। मिलो की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और उसको खगोल वैज्ञानिक की नौकरी भी मिल गई है। उसकी माँ ने नशा करना छोड़ दिया है और वो पहले से जवान भी हो गई है। वैसे तो ये सभी के साथ हुआ है और माना जा रहा है कि पृथ्वी और उसके लोगों का पुनर्जन्म हुआ है। सभी लोग उस एलियन से मिलना चाहते हैं जिसकी वजह से पृथ्वी इतनी अच्छी जगह बन पाई है। कैनी ने अपनी पुरानी गाड़ी छोड़कर एक ऐसी गाड़ी ले ली है जो कि बिल्कुल एक घर की तरह होती है। हालांकि वो अब कहीं भी रह सकता है, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया है कि जिंदा रहने के लिए उन्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। सभी लोग अपने घरों का दरवाजा खुला रखते हैं। एलियंस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में बिल्कुल कामयाब हो गए हैं। अब एक दिन जैक ग्रेगसन नाम के एक आदमी के घर उसका बेटा आता है। वो सभी साथ में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं और आज वो दिन है जब कैरोलिन सभी इंसानों के सामने आने वाला है। 2000 से ज्यादा लोग उसको देखने के लिए उस खंबे के सामने खड़े होते हैं जहां एलियंस का शिप उतरने वाला है। ग्रेटा भी टीवी देख रही होती है। स्पेसशिप नीचे उतरता है और कैरोलिन को लेने के लिए कुछ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। लोगों के शोर शराबे के बीच में वहां पर डेविल आता है। अब साल 2035 का समय दिखाया जाता है। इंसानों के लिए स्वर्ण युग आ चुका है। भेदभाव, चोरी चकारी, जंग जैसी चीजें दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। इंसान ऐसी नई ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पर्यावरण के लिए भी खतरनाक नहीं है। साथ ही साथ सभी लोगों के लिए बहुत सारा खाना भी है। इंसान की उम्र जरूर बढ़ रही है, लेकिन उनके शरीर काफी धीरे से बूढ़े होते जाते हैं। दुनिया में लगभग कोई बीमारी नहीं है, जिसकी वजह से लोग कम मर रहे हैं और पैदा ज्यादा हो रहे हैं। जो इंसान बिल्कुल पहले जैसा ही रहना चाहते हैं, उनके लिए ओवरलॉर्ड्स ने न्यू एथेंस नाम की जगह बनाई है जहां इंसान पहले की तरह जी सकते हैं। अब मिलो को दिखाते हैं जो साउथ अफ्रीका के रॉबर्ट बोर्स इंस्टीट्यूट में काम करता है, लेकिन अब विज्ञान पृथ्वी से लगभग खत्म हो गया है, इसलिए मिलो की रिसर्च को बंद कर दिया जाता है। उसके साथ काम करने वाली लड़की रिचल को इस बात का काफी बुरा लगता है, क्योंकि मिलो ने ओवरलॉर्ड्स के बारे में बहुत कुछ पता लगाने की कोशिश की थी, जैसे कि वो कहाँ से आए, वो किस भाषा में बात करते हैं, लेकिन बाकी इंसानों को इस बात की कोई फिक्र नहीं होती। अब ग्रीटा को दिखाते हैं जो अब काफी बड़ी हो चुकी है। वो भी हमेशा उस कैरोलिन यानी कि डेविल के बारे में सोचती रहती है। एक दिन कैरोलिन रिकी के पास आता है और रिकी उससे शिकायत करने लगता है कि मैं इन सभी चीजों से तंग हो चुका हूँ। तुम्हारी चीजों की वजह से मैं और मेरी पत्नी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन कैरोलिन उसको पृथ्वी के भाग्य के बारे में आगे बताता है कि अब पृथ्वी के साथ क्या होने वाला है। इस सब के दौरान अचानक ही पता नहीं कहां से एक कमरा सामने आता है जिसमें कोई अजीब चीज रखी हुई है। यह अजीब चीज किसी से संपर्क करने के लिए कोई मशीन है, लेकिन समझ में नहीं आता कि इसके जरिए कैसे संपर्क किया जाए।
अब जेक अपने बेटे को एक डॉक्टर जिसका नाम ग्रेटा जोन्स है उसके पास लेके जाता है। जेक के बेटे को ठीक से नींद नहीं आती और उसकी पत्नी को भी कुछ प्रॉब्लम है। कुछ समय बाद बोयस मिलो को एक कमरा दिखाता है जिसमें जानवरों के पुतले पड़े हुए हैं। बोयस नाम का ये आदमी इन सभी पुतलों को ओवरलॉर्ड्स के घर पर भेजता है। वो साथ ही बोलता है, मैं एलियंस को इस बात के लिए मनाना चाहता हूँ कि वो लोग मुझे अपने घर पर ले चले। अब जेक का बेटा टॉमी ग्रेटा को बताता है कि रात के समय चलते हुए मैं अंधेरे से भरी जगह पर पहुँच जाता हूँ जहाँ बहुत गर्मी होती है। वहाँ आग और धुआं ही धुआं होता है। उस जगह एक बहुत बड़ी आँख भी है जो उस पूरी जगह पर नजर बनाए रखे हुए है। अचानक ही टॉमी अपना सर पकड़ लेता है और चीखने लगता है। अचानक ही ग्रेटा के गले में बंधा लॉकेट बहुत टाइट हो जाता है, जैसे कि कोई उसका गला दबा रहा हो। साथ ही साथ लॉकेट में बंधा क्रॉस भी टेढ़ा हो जाता है। वहाँ पर बिल्कुल शांति हो गई है और टॉमी अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी फिक्र मत करो, सब कुछ बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ रिकी किसी बुरी बीमारी से गुजर रहा होता है। ये वही बीमारी है जिसके बारे में कैरलन पृथ्वी के भविष्य के बारे में बोल रहा था। रिकी को किसी जहरीली चीज की वजह से कोई बीमारी हो रही है जो कि एलियंस के जहाज में है। ग्रेटा चर्च में जाती है और एक आदमी को टॉम के बारे में बताती है। साथ ही साथ उस आदमी को मुड़ा हुआ क्रॉस भी दिखाती है। अब मिलो दिखा जाता है। वो बोलता है, मेरे हिसाब से ये एलियन पहले भी पृथ्वी पर आ चुके हैं और इंसानों ने इसको देखा हुआ है। ग्रेटा नर की कुछ तस्वीरें दिखाती है और कुछ ऐसी तस्वीरों की बात टॉम ने भी की थी। यहाँ से पता लगता है कि ओवरलॉर्ड्स नर के राक्षस हैं जो कि इंसानों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आए हुए हैं और वो पहले अच्छा काम करके इंसानों का विश्वास जीतना चाहते हैं। अब 4 महीनों बाद जैक को पता लगता है कि उनका एक बच्चा होने वाला है। उसकी पत्नी एमी अपने होने वाली बेटी का नाम पहले ही सोच लेती है और दूसरी तरफ टॉम अपने पापा को बोलता है, पापा मैं अपनी छोटी बहन का नाम जेनिफर रखना चाहता हूँ। जैक फिर ये नाम अपनी पत्नी को बताता है और उसकी पत्नी इस नाम के लिए मान जाती है क्योंकि उसके दिमाग में भी यही नाम चल रहा था। अब जैक बोलता है, हमें न्यू एंथन जाकर हमारे पुराने दिनों को याद करना चाहिए कि हम कैसे रहते थे। यहाँ डॉक्टर बोयस जैक के परिवार को किसी वजह से अपने पास बुलाना चाहता है। अब ग्रेटा को भी रिकी की बीमारी के बारे में पता लग जाता है, इसलिए वो रिकी के घर पहुंच जाती है। अब बोयस जैक को अपने पास बुलाता है ताकि वो लोग गोल्फ खेलने वाली किसी जगह के बारे में बात कर सके। अब रिसेप्शन के समय दिखाते हैं तो बोयस जैक और उसके पूरे परिवार से मिलता है। जैक मिलो से मिलता है और मिलो बताता है कि ये जगह जल्दी बंद होने वाली है, तो तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है। अब जैक अपनी पत्नी को बताता है कि वो अपने बेटे टॉमी को ढूंढने जा रहा है। तभी कैरलन बोलता है, आप सभी लोगों को कोई प्रयोग या फिर विज्ञान की जरूरत नहीं है और आप लोगों को इस बात के लिए खुश होना चाहिए। बाद में एलन एमी को एक कमरे में बुलाता है और साथ ही एक चौक बोर्ड लाने को बोलता है। वो बोलता है, एमी अब तुम अपना हाथ इस डेस्क पर रखो, ऐसा करने से मैं तुम्हारे शरीर में बन रहे बच्चे से बात कर पाऊंगा। वो बच्चे से उसके दिल की बात बताने को बोलता है और तभी बिल्डिंग में बहुत तेज रोशनी निकलती है और आसमान से जाकर टकराती है। टॉम अपने पापा के साथ जाने से मना कर देता है और फिर वहाँ से कहीं भाग जाता है। अब जैक देखता है कि टॉम किसी ऊंची जगह पर चढ़ गया है और टॉम अचानक ही वहाँ से कूद जाता है। दूसरी तरफ एमी बेहोश हो गई है और कैरलन काफी खुश दिखाई दे रहा है। वो सभी चीजें समझ गया है और अपने अगले कदमों के लिए बिल्कुल तैयार है। टॉम नीचे तो गिर गया है लेकिन जमीन से नहीं टकराया है, वो तो हवा में उड़ रहा है। अब रोशनी को देखकर मिलो समझ जाता है कि ये किसी खास तरह के अक्षर हैं और हर एक अक्षर किसी तारामंडल से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब है कि उसने ओवरलॉर्ड्स के घर का पता लगा लिया है। तभी रिचल मिलो को किस करती है। अब एलियन निक्की के लिए दवाई लेके आता है और साथ ही एली से माफी भी मांगता है, लेकिन अचानक ही वहाँ ग्रेटा आ जाती है और बोलती है, ये एलियन सभी लोगों से झूठ बोल रहा है। तभी कैरलन मान जाता है कि रिकी और एली का बच्चा उसी की वजह से नहीं हो रहा है। एली एक बंदूक उठाकर कैरलन के ऊपर हमला करने वाली होती है। अब कैरलन बोलता है कि जल्द ही वो दिन आने वाला है जिस दिन वो सभी लोग बहुत दुखी होने वाले हैं जिनके पास छोटे बच्चे हैं। फिर ग्रेटा उस पर गोली चलाती है और वो नीचे गिर जाता है। जो दवाई कैरलन रिकी के लिए लाया था वो दवाई रिकी उसी को दे देता है, जिसकी वजह से कैरलन को वापस होश आ जाता है। घर लौटकर ग्रेटा एक फोटो देखती है और अचानक ही उसको किसी की आवाज आती है। जैसे ही वो मुड़ती है उसको एक औरत की आवाज आती है और फिर खिड़की से बाहर चली जाती है। कुछ समय बाद ही एमी एक छोटी लड़की को जन्म देती है। अब 4 साल गुजर चुके हैं। जेनिफर अकेले बैठी हुई अपने कमरे में खेल रही है। अब मिलो को दिखाया जाता है जो कि आजकल के बच्चों को देख रहा है, ऐसे बच्चे जो कि बढ़िया हेल्दी खाना खाते हैं और साथ ही साथ उनको कोई टेंशन भी नहीं है। वो बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ इंसान बेहतर हो गए हैं, लेकिन उसका क्या फायदा जब उनको कुछ बनना ही नहीं है। लेकिन एक दिन एक ऐसे लड़के को मिलो के पास लाया जाता है जो कि चीजों को बिना टच किए हिला सकता है। एलियंस की दवाइयों का भी उस पर कोई असर नहीं होता। अब रात के समय कैरलन उसके पास आता है और बताता है, पृथ्वी का आखिरी काम शुरू हो चुका है। मैं 24 बच्चों का बाप हूँ, इसलिए मैं इंसानों पर आने वाले दर्द को समझ सकता हूँ। एक दिन रिचल का ध्यान एक लड़की पर जाता है जो अपने हाथ आसमान की तरफ करके खड़ी हुई है और वो जेनिफर का नाम ले जा रही है। ये सब पूरी दुनिया के बच्चों के साथ हो रहा होता है। अब मिलो रिचल को अपनी खोज के बारे में बताता है कि सभी के सभी बच्चे जेनिफर से जुड़े हुए हैं। तभी टॉम बोलता है कि जेनिफर मुझे ऐसी ऐसी जगहों पर लेके जाती है जहाँ कभी ओवरलॉर्ड्स भी नहीं गए हैं। अब जेक अपने यहाँ से बच्चों को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ इतने सारे बच्चे इकट्ठा हो गए हैं कि वो कुछ कर भी नहीं सकता। अपना सारा सामान पैक करने के बाद जेक और उसका परिवार घर से जा रहे होते हैं। काफी सारे बच्चे उनका रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन जेनिफर उन सभी को रास्ते से हट जाने को बोलती है। लेकिन न्यू एथेंस शहर में भी सभी बच्चे जेनिफर पर नजर बनाए रखे हुए हैं।
अब ग्रेगसन परिवार का स्वागत मेयर जेरी करता है और उनको पूरा शहर दिखाता है। अचानक ही जेनिफर कुछ ऐसे खतरनाक नंबर्स की बात करती है जो कि सभी चीजों को खत्म कर देगी। अब जेरी जे के पूरे परिवार को लेकर एक जगह पर आता है और बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाता है। वो बोलता है यहाँ आने से पहले मैं पेंटिंग किया करता था। वो साथ ही साथ अपनी मर चुकी बेटी के बारे में भी बताता है जिसका इलाज इंसानों की दवाई के साथ किया गया था। अब एली बहुत सारी फोटोज को इकट्ठा करके कुछ बनाने में लगी हुई है। वो सोच रही है कि उन दोनों की जिंदगी पहले कितनी अच्छी हुआ करती थी। अब एमी दिखाई जाती है जो कि मिलो को जेनिफर से बात करने देती है। मिलो को विश्वास है कि जेनिफर पूरी दुनिया की शक्तियों का एक रास्ता है और वो जेनिफर से शीशे में देखने को बोलता है। जेनिफर मिलो को एक जलता हुआ पहाड़ दिखाती है और शीशा टूट जाता है। मिलो को अपनी बात पर पूरा भरोसा हो गया है और वो बोलता है मुझे पृथ्वी को बचाने के लिए ओवरलॉर्ड के घर पर जाना होगा। वो रिचल से बोलता है क्या तुम मुझे कुछ जानवरों के साथ वहाँ भेज सकती हो। रिचल नहीं चाहती कि मिलो उससे दूर जाए, लेकिन मिलो बताता है कि उसने सभी चीजों का हिसाब लगा लिया है। वो आगे बोलता है मुझे सभी चीजें करने में सिर्फ 100 दिन लगेंगे। कुछ समय बाद रिचल बोलती है मैंने दोबारा से हिसाब लगाया और जिस स्पीड से तुम अंतरिक्ष में जाओगे उसके हिसाब से 100 दिन 80 सालों के बराबर होंगे। दूसरी तरफ रिकी के बुरे हाल हो चुके हैं। वो बहुत ज्यादा दर्द में है और वो एनाबेल का नाम ले जा रहा है, लेकिन एनाबेल की जगह एली उसके पास आती है। रिचल और मिलो जानवरों के ले जाने वाले बैग्स की जांच कर रहे होते हैं। मिलो वो दवाई देखता है जो वो अपने साथ ले जाने वाला है। अब जाने से पहले मिलो बोलता है अगर मैं वापस नहीं आया तो पृथ्वी के चक्कर जो स्टेशन काट रहा है तुम वहाँ पर चले जाना और वहीं रहना। अब शिप वहाँ से चला जाता है। उसी रात रिकी बाहर आता है और नीचे गिर जाता है। वो एली को बताता है कि वो उसको कितना प्यार करता है। अब एली भी रिकी के साथ लेट जाती है। दोनों साथ लेटकर तारों को देख रहे होते हैं और तभी रिकी मर जाता है। यहाँ जेक और उसका परिवार साथ में एक पुरानी मूवी देख रहे होते हैं और अचानक ही स्क्रीन पर कैरोलिन दिखाया जाता है। वो बोलता है तुम लोगों की जिंदगी को बदलने के पीछे एक बहुत बड़ा दिमाग है। पता लगता है कि अब पृथ्वी पर बच्चे पैदा नहीं हुआ करेंगे और पृथ्वी पर केवल बड़े ही रहेंगे। अचानक ही जेनिफर हवा में उड़ने लगती है और उसके पीछे पीछे बाकी बच्चे भी हवा में तैरने लगते हैं। बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों से दूर होने के दुख से पागलों की तरह रोते हैं। एमी और जैसन टॉम से रुकने के लिए बोलते हैं और दूसरी तरफ जेरी बॉम्ब को शुरू कर देता है। बॉम्ब के ऊपर लाल नंबर्स चलने शुरू हो जाते हैं। जेक का परिवार चर्च भी जाता है। टॉमी सभी से अलविदा कहता है और बोलता है अब मुझे भी यहाँ से जाना होगा। एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जेनिफर किसी बड़े पहाड़ के ऊपर गिरती है। उसके चारों तरफ कोई एनर्जी चक्कर लगा रही है और वही एनर्जी आसमान की तरफ जाती है। यहाँ मिलो ओवरलॉर्ड के घर पहुँच गया है और ओवरलॉर्ड उसको अपनी दुनिया दिखाता है। ओवरलॉर्ड बताता है कि पृथ्वी पर 40 साल गुजर चुके हैं। जो कुछ पृथ्वी पर हुआ है उसको गुजरे हुए बहुत समय हो चुका है। जेनिफर के चारों तरफ बना हुआ वो एनर्जी वाला खंभा किसी तरह से ओवरलॉर्ड से जुड़ा हुआ है। तभी मिलो को कुछ आवाज आती है। ये आवाजें उसके दिमाग में सुनाई दे रही हैं। सभी बच्चे भगवान हैं जो कि एक दिमाग बन चुके हैं। तभी मिलो को बहुत सारी रिचल दिखाई देती है और अचानक ही मिलो अपने होश में आ जाता है। अब वो वापस से पृथ्वी पर जाता है। मिलो अपनी नींद से उठता है और उसको अपने सामने अपनी पृथ्वी दिखाई दे रही है। 85 साल गुजर चुके हैं और स्पेस स्टेशन भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उसको रिचल का जमा हुआ शरीर दिखाया जाता है। मिलो रॉकेट को निकालता है और तभी रिचल बहुत सारे हिस्सों में टूट जाती है। अब मिलो को महसूस होता है कि वही इकलौता ऐसा इंसान है जो जिंदा बचा हुआ है। अब मिलो को पृथ्वी पर जाने को बोला जाता है, इसलिए वो तबाह हो चुके उस शहर के बीच एक सोफे पर बैठ जाता है। वो गार्डियन से बोलता है तुम हमारे घर के बारे में मत भूलना। जेनिफर पहाड़ पर खड़ी हुई है और अचानक ही सारी जगह से एनर्जी खींच लेती है। मिलो कैरल को बोलता है तुम कम से कम पृथ्वी की कुछ खास चीजों को तो बचा कर रख लो। तभी पृथ्वी फट जाती है और ओवरलॉर्ड वहाँ से चला जाता है और वहाँ से आने जाने वाले लोगों के सुनने के लिए एक ट्यून छोड़ जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये खत्म होता है। अब आप कह रहे होंगे कि ये क्या था, तो ये सच में इतना ही डिफिकल्ट था। इसको एक अलग ही लेवल की थिंकिंग में बनाया हुआ है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।